Guys, go through last lecture notes. If you have any doubts, please ask. And also let me know the last part of the last lecture. What did we discuss last time? Last part क्या Sir, था? 10 annually. अच्छा, 10 annually. If anybody having any doubts, please ask. चलिए तो कंटिन्यू करते हैं लास्ट लेक्चर नोट्स का. एंड वी वर डिस्कसिंग एनुलिन्स, है ना. 10 एनुलिन का डिस्कशन चल रहा था. तो आई टोल्ड यू 10 एनुलिन. बताइए एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? एनीबॉडी? 10 एनुलिन क्या है? Sir, non-aromatic. Non-aromatic. नॉन एरोमेटिक. ये क्लियरली सबको एकदम रटा होना चाहिए. एनुलिन्स के जितने भी एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं ना यहाँ पर, आप उसको याद भी कर सकते हो. ठीक है ना, क्योंकि उसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी बनती नहीं है. तो इतना अगर कर लिया तुमने तो फिर कुछ और दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा. ये आपका था नॉन एरोमेटिक. कोई बता सकता है कि रीजन क्या था इसका नॉन एरोमेटिसिटी का, जबकि यहाँ तो Sir, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सर वो जो हाइड्रोजन है दोनों आजू बाजू में, वो हाँ, पुश करते हैं रिंग्स को, which forces it to इंटरफेयर. lose it. वर्ड्स अच्छे से इंटरफेयर करते हैं, सर. दैट Yes, इज sir. बेटर. Interfere करते हैं तो सर it pushes it out of its planarity and it loses its बिल्कुल. planarity. प्लेनारिटी इज लॉस्ट ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स. सब लोग ये शॉर्ट में इस तरह से लिख कर रखें कि याद क्या रखना है आपको. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम लोग देखो मैजिकल चीजें करते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं कंपाउंड्स, और हम ऐसे थ्योरेटिकली सोच के करेंगे तो बिल्कुल रिलेट कर पा रहे हैं. अगर हम ये 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ से हटा दें जो इंटरफेयर कर रहे थे, राइट, तो फिर कार्बन की एक वैलेंसी कम हो जाएगी. डू यू एग्री? यस सर. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन की जो वैलेंसी कम हो रही है ना, तो हम लोग इसको और इसको आपस में से कनेक्ट कर दें तो वैलेंसी पूरी हो गई. कोई बता सकता है एक फेमस कंपाउंड है? सर naphthalene. नैप्थलीन एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक कि एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक. एरोमेटिक. बेंजीनोइड फेमस कंपाउंड है. तो सोचिए कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है और हमने थियोरेटिकली सोचा कि ये 2 हाइड्रोजन एटम्स हटा दो, इनके बीच बॉन्ड बना दो तो प्लेनैरिटी वापस आ जाएगी, क्योंकि इंटरफेयर जो कर रहे थे वही एच निकाल दिया आपने. एंड नैप्थलीन आपका एक एग्जांपल है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है. इसके अलावा क्या पॉसिबिलिटी है? इसके अलावा ये पॉसिबिलिटी है कि कोई दूसरा, ये दोनों एच एटम्स हटा दो और कोई ऐसा डाईवैलेंट कोई एटम या ग्रुप आप लगा दो आउट ऑफ द प्लेन, तो रिंग प्लेन में रहेगी, बाकी वो एटम आउट ऑफ द प्लेन जाएगा. ये जैसे ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है, यहाँ हमने फिट कर दिया. तो ये नेचर में एग्जिस्ट करने वाला एक कंपाउंड है जो एरोमेटिक है. तो हम लोग वो सारे एग्जांपल्स लिख रहे हैं जिसमें क्या हो रहा है, वो जो इंटरफेरेंस कर रहे थे हाइड्रोजन एटम्स, वी आर रिमूविंग दोज 2 हाइड्रोजन एटम्स और नया कंपाउंड बना रहे हैं, दैट इज एरोमेटिक. एक और पॉसिबिलिटी है, मैं आपको जितनी एग्जांपल्स पॉसिबल है वो सब मैं लिख रहा हूँ. तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ अलग सा आ जाएगा, बिलीव मी यही आने वाला है. लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट्स और प्लस एग्जांपल सब कर रहे हैं. तो जैसे यहाँ पर मैं अगर NH लगा दूं तो एक ग्रुप की तरह हो जाएगा डाईवैलेंट. ये भी NH वो प्लेन से ऊपर है लेकिन रिंग प्लेन में, रिंग में सब कुछ डिलोकलाइज्ड हो गया.
इसका मतलब ये वाला पार्ट पूरा एरोमेटिक हो जाएगा। ये भी हमारे लिए एक दूसरा केस हो गया। फिर इसी तरह से हम लोग एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वो भी एक्चुअली पॉपुलर है। यू कैन राइट हियर CH2। CH2 एक ग्रुप है, इसको भी हम लोग एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, सो दिस वे ये सारे के सारे 10 एनुलिन नहीं है, लेकिन 10 एनुलिन से हम लोग यहाँ तक सोच सकते हैं कि कैसे एरोमेटिसिटी आई होगी। सो क्विकली यू कॉपी these examples, all these are aromatic compounds. Should I remove this? Yes, sir. गाइज अब हम लोग फटाफट लिख लेंगे, और जहां पर थोड़ा भी अलग होगा उसका डिस्कशन करेंगे। तो हम लोगों ने 10 एनुलिन तक कर लिया ना, अब लिखिएगा 12 एनुलिन। 12 एनुलिन, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, इसको लिख देंगे सीधे सीधे एंटी एरोमेटिक। फिर इसी तरह एक 16 एनुलिन है, वो भी एंटी एरोमेटिक है। 14 एनुलिन, ये ऑलमोस्ट एरोमेटिक इसको बोलते हैं। 16 aniline is anti-aromatic. ये आप कॉपी कर लो। गाइस एक 14 एनुलिन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में मिल सकता है, यू हैव टू बी केयरफुल। एक काइट की स्टाइल में तुमको इस तरह से मिल सकता है। आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट कर लो। यहाँ की जो हाइड्रोजन एटम्स है ना, ये जैसे 10 एनुलिन में है, वैसे ही यहाँ भी हाइड्रोजन एटम्स एक दूसरे को इंटरफेयर करते हैं, बट जो रिंग का साइज है वो बड़ा है। तो रिंग का साइज बड़ा होने से क्या होगा कि इंटरफेरेंस वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो जिस तरह से प्लेनैरिटी लॉस वहां होता है, वैसा यहाँ नहीं होता, और एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड टू बी एरोमेटिक।
ये आप ड्रॉ कर लेना स्ट्रक्चर ऑफ 14 एनुलिन। बाकी एनुलिन से स्ट्रक्चर भी इसी स्टाइल में ड्रॉ करते हैं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ उसमें नहीं कर रहा हूँ। ज्यादातर 10 एनुलिन तक की क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी मैं आपको काफी कुछ करा दूंगा। इसके बाद एक छोटा सा नोट लिखिएगा यहाँ पर। रेडी टू राइट नोट? Yes, sir. Yes, sir. देखिएगा, हियर सिमिलर इंटरफेरेंस as was in 10 annually, but interference is less. Interference is less as the ring size is more. आगे लिखिएगा, 14 annuline is not completely planar, but experimentally it is found to be aromatic. आगे लिखिएगा, small distortion from planarity, small distortion from planarity here does not prevent aromaticity. Here, a small distortion from planarity does not prevent aromaticity. Further, you write, however, to remove interference completely, a bridge can be introduced. A bridge can be introduced like we did for 10 annually. जैसे एक एग्जांपल में लिख देता हूं, जैसे पहले वाले के लिए लिखा था वैसे यहाँ पर डाइमेथेनो 14 एनुलिन। नेम से कोई लेना देना नहीं है, वो तो मैंने लिख दिया ऐसे ही। डिजाइन ऐसा बनाइए, और यहाँ जो दो हाइड्रोजन एटम्स इंटरफेयर करते हैं वहां CH2 लगा दीजिए, CH2 लगा दीजिए। इसको कॉपी कर लो, ये भी एरोमेटिक होगा। ये सब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स एग्जाम में दिए होंगे ऑप्शंस में, अगर तो सीधे सीधे तुम्हें सिलेक्ट कर लेना, कोई इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है ऑलरेडी, क्योंकि पढ़ रहे हो सब कुछ, तो नया कुछ वहां नहीं होने वाला है।
इसीलिए मैं बार बार सबसे कहता हूँ आप नोट्स अच्छे से बनाइएगा, बाकी फिर आप केवल प्रॉब्लम सॉल्व करिए, और प्रॉब्लम्स के लिए पहले बुकलेट और फिर आप MS Chan सॉल्व कर सकते हैं। Should I remove this? Yes, sir. Okay. Guys, यहीं पर एक और नोट लिखो। Another way of removing H interference for 14-annuline is introduce one or more triple bonds in the system. One or more triple bonds in the system. One or more triple bonds in the system. गाइस, एक तरीका तो है तुम यहाँ सिंगल बॉन्ड पे लगा सकते हो, तो वो तो नेचुरली फेमस कंपाउंड है ये एंथ्रासीन, याद है? यस सर। ये तो नेचुरली एंथ्रासीन मिलता है। और एक जो दूसरा पॉसिबिलिटी हम लोग अब बोल रहे हैं वो ये है, तो उसके लिए आप जो है उसको स्ट्रक्चर ऐसा बनाओ, ऐसा ही एग्जाम में तुम्हें मिलेगा। एक ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम में डालना है बस, बाकी तो केवल डबल बॉन्ड जो पहले जैसे थे वैसे ही लगाएंगे। तो हम लोग मान लीजिए यहाँ से शुरू करते हैं, तो डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर ट्रिपल आ गया, फिर इधर डबल सिंगल डबल फिर यहाँ डबल। क्या इसको ही बता सकता है इस पूरे सिस्टम में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड बेटा, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सब लोग देख पा रहे हैं 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2 + 2 + 2, यहाँ कितना काउंट हुआ सर 4। 2 पाई बॉन्ड्स है। 2 + 2 + 2 + 4 + 2 + 2 + 2, क्या 16 आ रहा है? Yes, sir. यस सर। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये कि अगर 16 पाई होता तो बताओ वो एरोमेटिक वाली कैटेगरी में जाता है कि एंटी एरोमेटिक? सर एंटी एरोमेटिक। लेकिन ये कंपाउंड एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये टोटल 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड नहीं है। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड, क्योंकि क्या होता है जो पाई बॉन्ड आप बनाते हो, एक पाई बॉन्ड अगर ऐसा है तो दूसरा पाई बॉन्ड इनके परपेंडिकुलर बनेगा। तो आउट ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स केवल एक ही पाई बॉन्ड किसी दूसरे के प्लेन में जाकर के डीलोकलाइज हो सकता है, एक नहीं होगा। तो आप ये चीज लिख लीजिएगा कि इन दी ट्रिपल बॉन्ड one pi bond is perpendicular to plane, hence जैसे लोन पेयर याद है एक बार परपेंडिकुलर करके उसको रेजोनेंस में नहीं भेजा था हमने, उसी तरह यहाँ पर ये रहता है, हेंस ओनली 1 pi bond is in plane of pi cloud। परपेंडिकुलर टू प्लेन के बदले परपेंडिकुलर टू ईच अदर लिख सकते हैं, ईच अदर एंड नहीं, ईच अदर बस चलेगा। हेंस ओनली 1 pi bond is in plane of pi cloud and participates in resonance। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर कोई तुमसे पूछे कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं तो आप बोलोगे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड।
ठीक है, इसको कॉपी कर लेना। इसका नाम वैसे तो कोई जरूरत नहीं है, बट बोलते हैं डिहाइड्रो 14 एनुलिन। हाइड्रोजन रिमूव किया है ना, इसलिए डिहाइड्रो। Should I remove this? One minute, sir. Okay. Done, sir. और ये सब जो एरोमेटिक है उनको हम लोग क्या स्पेशल नाम देते हैं? सर डायटॉपिक। डायट्रोपिक। और जो एंटी एरोमेटिक होते हैं उनको पैराट्रोपिक। लिख लेना हाँ सब, एंटी एरोमेटिक पैराट्रोपिक। जैसे पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आपने पढ़ा था। चल यहीं पर एक हम लोग लिखते हैं, इसको लास्ट आप लिख सकते हैं 18 एनुअली। फटाफट करेंगे, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लेना। ये भी एरोमेटिक है। ठीक है, इसका डायग्राम अगर आपको ड्रॉ करना है तो कुछ इस स्टाइल से ड्रॉ करेंगे। ये सब आप जब घर से ड्रॉ करके सीख कर जाओगे तभी आप वहां पर सोच पाओगे, वरना तो इस तरह का क्या अपने आप कैसे सोचेंगे। अब इसमें आप बॉन्ड्स फिट कर दीजिए। अरे गड़बड़ कर दिया ना मैंने। बॉन्डिंग इसका मतलब यहाँ होनी चाहिए आइडियली, नहीं तो डबल सिंगल डबल वाला नहीं आएगा। तो डबल सिंगल डबल मतलब यहाँ पर लाएंगे, यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ नहीं लाएंगे, यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ आया तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। ये आप कॉपी कर लो। और इसी का एक दूसरा वर्जन है जो आप पाई वाला इंट्रोड्यूस करके भी, यानी डिहाइड्रो करके भी बना सकते हैं। तो वो कुछ ऐसा आप बनाइए, डबल सिंगल फिर ट्रिपल डाल सकते हैं, फिर यहाँ पर डबल सिंगल डबल, फिर यहाँ ट्रिपल डाल सकते हैं, फिर डबल सिंगल डबल आएगा, फिर यहाँ पर एक और ट्रिपल की जरूरत पड़ेगी क्योंकि 4 हाइड्रोजन, 2 4 नहीं 6 हाइड्रोजन रिमूव करना है ना। इसका मतलब 3 ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, तो 1 2 इधर 3 आ गए, बिल्कुल सही है। फिर आपका डबल बॉन्ड आएगा, फिर सिंगल बॉन्ड आएगा। इसको देखोगे तो यहाँ टोटल जो है 24 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। बट जो डीलोकेलाइज्ड है वो कितने हैं?
वो 18 20 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। इसको भी कॉपी कर लो। सर हम्म सर ये जो मेन स्ट्रक्चर है 18 एल्डीन का, उसमें बॉन्ड लेंथ ऑल्टरनेट है, मतलब एक बॉन्ड बड़ा है और एक बॉन्ड छोटा। नहीं नहीं, जो एरोमेटिक होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना, तो इसका मतलब वो सारे रेजोनेंस है, हाँ, तो बॉन्ड्स एक जैसे हो जाएंगे। आइडेंटिकल बॉन्ड ऐसा। हाँ हाँ। जहां पर डीलोकेलाइजेशन स्टॉप हो जाएगा ना, वहां पर आप बोलोगे बॉन्ड्स जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। या फिर आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतनी बड़ी सिचुएशंस में हम बता नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन जहां पर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पे आपको वो जो प्रिंसिपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग मिल जाएं, तो आप ये समझ लेना कि वहां पर बॉन्ड लेंथ में हो सकता है अलग अलग बॉन्ड्स का लेंथ अलग अलग हो। जैसे कि एग्जांपल नैप्थलीन है। Should I remove this? यस सर। गाइस एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एग्जैक्टली जैसे अभी हम ये सब कर रहे थे ना, ये सब हर एक बच्चा जानता है कि ये जो बेंजीन है ये एरोमेटिक है। डू यू एग्री? यस Yes, सर। sir. लेकिन एक इंटरमीडिएट है, जो एक रिएक्शन होती है, बेंजाइन मैकेनिज्म उसको बोलते हैं, उसमें एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका स्ट्रक्चर ऐसा प्रेडिक्ट किया गया, इसको कहते हैं बेंजाइन। ये एक बड़ा स्पेशल इंटरमीडिएट, बड़ा स्पेशल कंपाउंड है, और ये खुद भी एरोमेटिक है। ये खुद भी एरोमेटिक है। जबकि यहाँ पर अगर हम नॉर्मल सिनेरियो से जाते, तो ये ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से आप इसको पाई इलेक्ट्रॉन्स कितना काउंट करते, 2 2 और यहाँ 4, तो हो जाता है ये 8 पाई। जबकि एरोमेटिसिटी के लिए कितना होना चाहिए था, 6 पाई। कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि 6 पाई किस सेंस में हम बता पाएंगे? सर अगर एक पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में परपेंडिकुलर टू प्लेन हो जाए। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही तुमने बोला कि जो ट्रिपल बॉन्ड होगा, जो ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक मिनट, जो ट्रिपल बॉन्ड होगा ये, उसमें जो बॉन्डिंग होगी, उसका जो स्टाइल होगा, वो एक तो ऐसा है, ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं, और दूसरा जो पाई बॉन्ड होगा वो इस पहले वाले पाई बॉन्ड के परपेंडिकुलर जाएगा। आप थोड़ा डिजाइन अच्छे से बना लेना, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। तो कोई एक पाई बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करता। एक्चुअली में जो इसमें डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो केवल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकेलाइज्ड है। क्या सबको समझ में आया ये पार्ट? एनी कंफ्यूजन, एनीबॉडी? बोलिए। चलिए, अब ये बताइए, अगर हमने ये लिख दिया यहाँ ये एरोमेटिक है, तो व्हाट आर द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो इस एरोमेटिक कंपाउंड को फॉलो करनी चाहिए? पहले क्या है? सर प्लेनरिटी। Plenarity. प्लेनर रिंग। प्लेनर रिंग होने के लिए ईच कार्बन एटम sp2 होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग हर एक कार्बन को sp2 लिखेंगे। हर एक कार्बन को sp2 लिखना ही पड़ेगा, वरना वो प्लेनर में प्रूव नहीं होगा। हर किसी कार्बन को sp2 लिखेंगे। लेकिन अगर तुमने इसको sp2 लिख दिया, sp2 लिखने का मतलब यहाँ पर, अब ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है ना, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है इस कार्बन के पास अगर ध्यान से देखोगे तो 1
2 और 1 2, तो इस कार्बन के पास 2 सिग्मा एंड 2 पाई है, 2 सिग्मा एंड 2 पाई। जबकि इस वाले के पास, सॉरी, इस वाले के पास भी 2 सिग्मा एंड 2 पाई है। जबकि बाकी सारे कार्बन एटम्स के पास 3 सिग्मा, क्योंकि एक एच भी होता है ना, 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, सबके पास ऐसा है, 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको अभी मालूम होना चाहिए कि जो केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़ते हो ना, केमिकल बॉन्डिंग में तुमने कभी भी स्टेरिक नंबर निकालने के लिए पाई बॉन्ड काउंट नहीं किया होगा। किया है क्या कभी? या तो सिग्मा बॉन्ड या लोन पेयर। डू यू नो दिस? यस सर। यस सर। यस। तो अगर कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि डू यू नो एनी एग्जाम्पल वेयर even pi or hybridization, तो your answer will be what? सामने क्या लिखा है? बेंजाइन। बेंजाइन। समझ में आया? तो यहां पर ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो आप यहां पर लिखेंगे कि आउट ऑफ 2 pi bonds 1 is by pp overlapping दिस इज वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट, इसको आप अच्छे से लिख लो। Should I remove this? Yes, sir. गाइस, ये जो एनुलिन्स वाला पार्ट है वो खत्म हो गया। इसमें एक एरोमेटिसिटी में छोटी सी चीज और लिख सकते हो, दैट हेडिंग केवल इतना डाल देना, अदर एरोमेटिक कंपाउंड, अदर एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें एक जो इनऑर्गेनिक में भी आप आगे चल के पढ़ोगे, इसको बोलते हैं मेटेलोसी। मेटेलोसी।
और इसका फेमस एग्जाम्पल ये है, ये यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है, इसको Fe के साथ कनेक्ट कर दिया, इधर भी इसी तरह से 6 मेंबर। तो एक्चुअली में ये इस फॉर्म में है, लिखा इसी तरह मिलेगा, बट इसको आप विजुलाइज ऐसे करना कि यहाँ पर आप देखोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, Fe आ गया, और सेम मैनर में अदर रिंग ऑल्सो, यहाँ भी माइनस लोन पेयर होगा। सो ये इस फॉर्म में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर है। ठीक है, इसको पैरोसिन बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हमने जनरल मैनर में उसको मेटलोसिन लिख दिया। यही एक एक्चुअली फेमस एग्जांपल है, पॉपुलर एग्जांपल है, तो ये लिख करो। दूसरा यहाँ पर एक आता है जिसको बोलते हैं मेसो आयोनिक। ठीक है, मेसो आयोनिक कंपाउंड है, और इसका एग्जाम्पल साइडोन करके बोला जाता है। इतना आप कुछ अभी पूछा नहीं गया है, बट आप लिख कर रखो, इस डिजाइन में अगर तुम्हें मिल जाए तो समझ लेना कि वो जो एग्जाम्पल आपका ये है उसी को बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर, तो लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो एक्चुअली में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम है, बट डिजाइन इसी तरह का है, इसलिए अलग सा एग्जाम्पल इसको हम बोल रहे हैं। और एक और बड़ा फेमस एग्जाम्पल है एसिडिक कंपाउंड्स में, हमने उसको स्टडी किया होगा, इसको बोलते हैं डाई एनायन ऑफ स्क्वायरिक एसिड। ये एक एसिड है, होता है जिसमें से H हटा दो तो उसको डाई एनायन बोलते हैं। शायद पहले भी कराया होगा मैंने, और ये उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। ये इसमें एक्चुअली केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। ठीक है, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। एक तो यही वाला हो गया, और आप केवल पाई बॉन्ड को घुमा दो, पाई बॉन्ड आप यहाँ डाल दो, जहां पाई बॉन्ड दिखेगा वहीं पर O- आ जाएगा ना। इस तरह से बहुत सारी आप पॉसिबिलिटी लिख सकते हो। आप पाई बॉन्ड इधर डाल दो, यहाँ O- ऐसे दिखा दो, so many resonating structures you can write. कॉपी कर लो उसको। Let me know if you have copied. Huh?
डन. 1 minute, sir. ओके. Done, sir. अब आप लिखिएगा अगेन एप्लीकेशन. अभी तक हमने हर बार जब थियरी वाला पार्ट कुछ फिनिश किया उसके बाद एप्लीकेशंस किए हुए. तो नाउ एप्लीकेशंस विल इन्वॉल्व ऑल कॉन्सेप्ट्स व्हाटएवर वी हैव स्टडीड टिल नाउ. चाहे वो मेसोमेरिक इफेक्ट हो, हाइपर कॉन्जुगेशन हो, एरोमेटिसिटी हो, इंडक्टिव इफेक्ट हो, सब अब इंक्लूड होगा. ठीक है. और सबसे जो स्पेशल एप्लीकेशन बनता है जिसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं, थोड़ा कंट्रोवर्सीज भी हैं उसको लेकर के, तो वो वाला कॉन्सेप्ट है कार्बोकैटायंस का स्टेबिलिटी. तो सबसे पहले हम हेडिंग ही वही डालेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस. मैं आपको सबसे पहले बेसिक बेसिक वाली चीजें कराऊंगा, फिर जो एक आध एक्सेप्शनल बिहेवियर उनको करा दूंगा. थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी है तो उसको अवॉइड कर देना, इतना ज्यादा उस पर लेके अपने आप को परेशान नहीं करना है, क्योंकि उन कंट्रोवर्सीज पर आज तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है. टीचर्स के बीच में थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज है, बुक्स में थोड़ी बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीजें लिखी हुई हैं. कंट्रोवर्शियल मतलब मैच नहीं करता है कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के आपस के डिस्कशन. चलिए, सबसे पहले तो बड़ा सिंपल एक बेसिक अगर ऑर्डर में बोलूं, बेसिक का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ नहीं, हाँ फंडामेंटल ऑर्डर की बात कर रहे हैं. तो याद रखना है जो टर्शरी कार्बोकैटायन होता है दैट इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकैटायन. ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप लिख देंगे मोस्टली. ठीक है. टर्शरी कार्बोकैटायन का बेस्ट एग्जांपल क्या है? CH3, CH3, CH3. यहाँ पर मैं कोई भी एग्जांपल ऐसा नहीं ले रहा हूं जिसमें रेजोनेंस वगैरह हो जाए, इसीलिए तो मोस्टली लिखा हुआ है. एक सिंपल सिंपल एग्जांपल्स हम लोग चूज कर रहे हैं ऐसा. ठीक है. अब आप इसको देखो, इसमें 3 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप्स हैं और 9 अल्फा एच है. इसमें 2 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है और 6 अल्फा एच है. और इसमें 1 प्लस आई इफेक्ट ग्रुप है और 3 अल्फा एच. इट्स वेरी इजी टू एक्सप्लेन. इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, सब वही आंसर सेम दे रहे हैं. किसी को कोई डिफिकल्टी हो तो बोलो, नहीं तो इसको आप कॉपी कर लो और इसको रट लेना है कि टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड देन प्राइमरी कार्बोकैटायन. If you have any confusion, you ask.
डन सर। हो गया? चलो गाइस, अभी जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूँ ये वाला। इसको देखो, क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है? यस सर। यस सर। अगर मैं यहीं पर 2 रिंग्स लगा दूं तो रेजोनेंस बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा उस प्लस चार्ज का? बोलो। प्लस बढ़ जाएगा। सिंगल डबल है, प्लस सिंगल डबल इधर भी, प्लस सिंगल डबल इधर भी, तो बढ़ गया रेजोनेंस की कम हो गया प्लस का? सर बढ़ जाएगा। बढ़ जाए। Now if I connect in the same manner 3 बेंजीन रिंग्स, तो बताइए रेजोनेंस और बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। तो बस आप यही लिखिएगा, मोर dispersion of positive charge implies more stable carbocation. डन सर। गाइस, इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, जो लास्ट वाला है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये जो ट्राई फिनाइल या फिर एराइल, कुछ भी आप लिख सकते हो, मिथाइल कार्बोकेटाइन, इसका पूरा नाम ये है। इस वाले की बात करें, ये प्रोपेलर शेप्ड होता है, प्रोपेलर शेप, ठीक है? तो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। इसका मतलब है कि एक टाइम पर एक ही रिंग के साथ कार्बोकेटाइन का रेजोनेंस है। लेकिन अगर तुमने क्या किया, ये जो कार्बोकेटाइन की तीनों बेंजीन रिंग्स हैं, इनको तुमने आपस में कनेक्ट कर दिया। लेट मी शो यू। ये 1 बेंजीन रिंग, ये अनदर बेंजीन रिंग, ये अनदर बेंजीन रिंग। देखो, स्टेरिक जो इफेक्ट होता है ना, उसकी वजह से थोड़ा सा प्लेन से बाहर चले जाते हैं तीनों एक दूसरे के। लेकिन अगर तुमने इसको समझ लो कि रस्सी से बांध दिया, मतलब एक बॉन्ड लगा दिया, ऐसा, ऐसा और ऐसा, तो अब ये प्लेन के इधर उधर जा ही नहीं सकते। नाउ एट द सेम टाइम विद ऑल 3 रिंग्स पॉजिटिव चार्ज इज इन रेजोनेंस, तो बताइए स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। Yes. Now all rings fully planar. So stability of plus increases. ये कॉपी कर लें, दिस इज इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। हाँ,
सर हम्म, सर ये जो स्ट्रक्चर बनाया आपने, ये प्रोपेलर शिफ्ट कहते हैं ना उसको? ये ऊपर वाला ये प्रोपेलर शिप, अच्छा ये देखो ना, डिजाइन भी तो उधर की तरफ लेके गया ना मैं। हाँ, ये तो ओके सर। प्लेनर हो गया ना, नाउ ऑल फुल्ली प्लेनर ऐसा करके लिख दिया। प्रोपेलर शिफ्ट तो तो ये वाला है। सर इसका कोई नाम है? ये वैसे ही रहता है, इसमें नाम कुछ कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि हम बेसिक नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं बेटा। खाली ये हम लिख देंगे कि बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन ड्रिंक्स ऐसा करके। Done? यस सर। यस सर। गाइस, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो तुम्हें ऐसा लगेगा कि उतना स्टेबल नहीं है, लेकिन वो तूफानी स्टेबल है। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, CH3O CH+CH3। कोई बता सकता है ये कार्बोकेटायन बहुत ज्यादा स्टेबल क्यों है? अगर आप स्टेबिलिटी का कंपैरिजन भी कर लो ना, तो ये जो है जो आप नॉर्मल एग्जांपल्स लिखते हो, जैसे मैं ये एग्जांपल कार्बोकेटायन लिख दिया, इसके बाद ये तो मैंने प्रूव किया था कि बेंजाइल वाला इससे थोड़ा कम होता है, ये एग्जांपल लिख दिया। और इसके बाद जो CH3CH+CH3, ये रफली सेम है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी ये ऑर्डर है। इसके बाद इसमें भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी है, कोई इधर उधर लिख देता, बट इस तरह से क्वेश्चंस अभी तक पूछा नहीं गया है। सॉरी, ये मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं लिखना है, मुझे लिखना है एक, ये लिखना है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2+, ये लिखना है, एल आई लिखना था। ये रफली इक्वल टू सेकेंडरी वाला है, दोनों लगभग एक जैसी स्टेबिलिटी होल्ड करते हैं। CH3 CH2+, फिर CH3+, इस तरह से जाता है। ये इतना ज्यादा स्टेबल क्यों है, कोई बता सकता है? फिफ्थ केस First डोमिनेटिंग। 6 case. सिक्स केस रेजोनेंस, वेरी गुड बेटा। ये इसको आप सिक्स केस रेजोनेंस बोल दो, या इसको बैक बॉन्डिंग बोल दो। याद है केमिकल बॉन्डिंग में एक तुमने बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था? बैक बॉन्डिंग का मतलब है इधर से इलेक्ट्रॉन जो है आ रहे हैं इस कार्बन के पास, तो ये जो रेजोनेंस होता है ना, इसी को बैक बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं। और नाइट्रोजन इससे अच्छा हो सकता है देने वाला इलेक्ट्रॉन, तो अगर तुम इसी में नाइट्रोजन का दिखाओगे रेजोनेंस, दैट इज इवन मोर स्टेबल। तो ये आप कॉपी कर लेना, ये स्पेशल एग्जांपल्स हैं जो सिक्स केस रेजोनेंस वाले हैं। डन। यस सर। ओके,
अब यहीं पर इंटरेस्टिंग चीज एक और हो गई कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक ये ले लिया, ये बहुत ज्यादा स्टेबल, इन सबसे भी ज्यादा स्टेबल, कोई बता सकता है क्यों? एनीबडी? सर एरोमेटिसिटी। यस। तो बस यही चीज अलग से होगा। अच्छा, ये एरोमेटिक कंपाउंड है इसलिए ये स्टेबल नहीं है, बट पॉजिटिव चार्ज की वजह से एरोमेटिक है। इफ यू रिमूव प्लस इट विल नॉट बी एरोमेटिक। तो आप लिखिए ये चीज की प्लस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोमेटिसिटी, क्योंकि आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये भी तो एरोमेटिक है, लेकिन इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? सर प्लस इज Plus is नॉट। not. हाँ, यहाँ पर इतना हिस्सा ऑलरेडी एरोमेटिक है। तुम ऐसा समझ लो कि ये तुम हो और तुम्हारी फैमिली डिसीजन लेती है। एरोमेटिसिटी का मतलब समझ लो गोवा जाने का डिसीजन लेती है, तुमसे पूछती नहीं है, बट यू तुमको भी लेकर जाती है, लेकिन तुमसे बिना पूछे वो डिसीजन लेते कि कहाँ जाना है। यानी तुम्हारी इंपॉर्टेंस फैमिली में बहुत ही खराब है। इसको देखो, तुम्हारे बगैर वो कोई डिसीजन ही नहीं लेते। एरोमेटिक बनना है तो तुम पार्ट हो उसका, यानी कि यहाँ पर तुम्हारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कहाँ पर बढ़ेगी? जब उसकी वजह से एरोमेटिक हो जाए सिस्टम। क्लियर है? आई थिंक मेरा एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। आप इसको भी कॉपी कर लेना एंड ये एरोमेटिसिटी आप लिख लेना। इसमें और ज्यादा इसको लेकर जाएंगे तो ये एग्जाम्पल ऐसा लिख लो, फिर आप ये भी, ये ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है दोनों में। ये भी बहुत खराब है, याद रखना। ये फिनाइल रिंग के ऊपर प्लस है, ये एरोमेटिक वाला नहीं केस है। ये फिनाइल फिनाइल रिंग इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, फिनाइल हैज पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाईली अनस्टेबल। Should I remove this? Guys, एक छोटा सा आप ऑर्डर लिख लेना, CH3 CH2 प्लस ग्रेटर देन CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस ग्रेटर देन CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस। ये होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये इसको भी मतलब आप sp2 लिख रहे हैं, इसको sp लिख सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली केवल इसको इस सेंस में आप बताएंगे, नहीं तो यहाँ फंस जाएंगे आप s और p लिखने के लिए। केवल इतना लिख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि आउट ऑफ दिस इज मोस्ट electronegative carbon, and most electronegative carbon having positive charge, least stable। ये जो है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला C था वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन से C प्लस बनाया आपने, इसीलिए वो लीस्ट स्टेबल है। अभी यहीं पर उल्टा कर दो, अगर मान लीजिए कि ये कार्बन आयन हो जाता ऐसा, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर रिवर्स हो जाता। यू हैव टू बी केयरफुल। हाँ, ये कार्बन आयन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
डन। यस सर। इसमें एक लिखिएगा एक्सेप्शनल बिहेवियर, हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन, लगभग सबसे ज्यादा स्टेबल। ऑल्दो इसको लेके थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी है, इसलिए ज्यादा हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर कहीं तुम्हारे क्वेश्चन आ गया, ये अभी तक एक्चुअल एग्जाम में कभी नहीं आया, लेकिन कोचिंग क्लासेस या किसी भी पेपर में तुम्हें मिले तो इसको स्टेबिलिटी में नंबर 1 डाल देना आप लोग। और एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी बोल रहे हो, नाम है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। और ये जो कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से इसको स्पेशल स्टेबिलिटी मिलती है उसका नाम है डांसिंग रेजोनेंस। व्हाट इज द नेम? डांसिंग रेजोनेंस। बड़ा नाम भी खतरनाक सा है इसका। ये आपका है कंपाउंड, ध्यान से देखना, इसके अलावा कुछ नहीं। यही मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए प्लस तुमने हल्का सा लेफ्ट में खिसका दिया, रिंग के ऊपर डाल दिया, वो सब नहीं, एग्जैक्टली यही दिखना चाहिए। ठीक है। ये जो कार्बोकेटायन है ये हाईली स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? डांसिंग रेजोनेंस क्या है, दैट वी हैव टू चेक। पहले इतना कॉपी कर लो। Should I continue? यस सर। यस सर। गाइस अब स्पेशल रीजन इसका क्या है, डांसिंग रेजोनेंस क्यों इसको बोलते हैं, ध्यान से देखो। ये जो आपको ये साइकिल दिख रही है 3 मेंबर्ड, इसका जो हर एक बॉन्ड है, ये बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पर वो 60 डिग्री है। लेकिन अगर तुमसे कोई इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना है? एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना है? इज इट करेक्ट? एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, गिवन है या एक्चुअल है 60 डिग्री, दैट मींस रिंग इज हाईली स्ट्रेन्ड। रिंग इज हाईली स्ट्रेन्ड, हाईली स्ट्रेन्ड रिंग। ठीक। अब वो स्ट्रेन का इफेक्ट क्या होगा? तो इफेक्ट ये होता है कि नॉर्मल सिनेरियो में जो बॉन्डिंग होती है, मैं बार बार अलग अलग ड्रॉ कर रहा हूं ताकि कचरा ना हो जाए एक ही जगह पर। जो नॉर्मल बॉन्डिंग होती है वो ऐसी होती है, कोई भी सिग्मा बॉन्ड आप उठा लो, जैसे ये 2 कार्बन है तो इनके बीच में बॉन्डिंग कैसी होगी? बॉन्डिंग ऐसे होनी चाहिए, ये 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 है एक्सपेक्टेड बॉन्डिंग। ये क्या है? एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड ही तो है, मतलब कोई एक लाइन है, एक्सेस है, और ये अलोंग द एक्सेस होती है ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड की, राइट? ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है। बट ड्यू टू स्ट्रेन, ड्यू टू स्ट्रेन
जो ऑर्बिटल्स है ना वो थोड़े से बेंड हो जाते हैं, वो ऐसा इस शेप में आ जाते हैं। इनको हम बोलते हैं बेंट ऑर्बिटल्स। बेंट ऑर्बिटल्स। अच्छा, बेंट ऑर्बिटल किसका कैरेक्टर होता है? अगर आप देखोगे तो एक पाई बॉन्ड जब होता है, जैसे मैं ऐसा एग्जांपल लिख दूं, ये, तो ये जो पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा और पाई के बीच का ये हिस्सा है। अगर पाई होता तो पूरा परपेंडिकुलर हो जाता, लेकिन बेंट ऑर्बिटल, अब इसका फायदा क्या हुआ कि ये जो कार्बन का एम्प्टी ऑर्बिटल है ये इनके साथ रेजोनेंस में आ गया। तो ये जो रेजोनेंस दिखाई दे रहा है ना तुम्हें कार्बोकेटायन का विद बेंट ऑर्बिटल, उसी को कहते हैं डांसिंग रेजोनेंस। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, अगर मान लीजिए कि आपको डिफिकल्टी हो तो आप इस लाइन को रट लेना कि रेजोनेंस ऑफ कार्बोकेटायन here with bent orbitals is dancing resonance। अपने को टेढ़ा मेढ़ा कर लेना है ना, डांसिंग रेजोनेंस। कॉपी कर लो इसको। कॉपीड। सर 1 मिनट। ओके ओके। वन। डन सर। ओके,
गाइस इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरा लिख दे नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये तो नॉर्मल है, फिर आपको ये वाला बॉन्ड तोड़ के इधर डालना पड़ रहा है, इसलिए इसका डिजाइन ऐसा हो जाएगा, प्लस यहाँ चला जाएगा। दूसरा वाला इसी तरह से पार्ट लेता है तो ऐसा हो जाता है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसके, ये ड्रॉ कर लो। एंड इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि अगर तुमने रिंग बढ़ा दी, मतलब तुमने ऐसा ले लिया, सॉरी छोटा सा रिंग हो गया, ये 3 रिंग्स लगा दी तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एज कंपेयर टू अगर 2 रिंग का ऐसा हो, और एज कंपेयर टू जो हमने 1 रिंग वाला डिस्कस किया। तो ये भी आप लिख लेना, ये ट्राईसाइक्लो प्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन है पहला, फिर डाईसाइक्लो, फिर मोनोसाइक्लिक जो है, ये भी कॉपी कर लो। Guys, now you are capable of attempting all questions of your booklet. Attempt कर लेना, और फिर जब डाउट सेशन होगा या तो फिर हम लेक्चर्स में 1-2 लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे डिस्कशंस। इसको हटा दें। Yes, sir. यस सर। एक क्वेश्चन देता हूँ, आप आंसर निकालो। स्टेबिलिटी ऑर्डर, जनरली ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं जिनमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो, अपने आप आपको क्लैरिटी होगी कि करना क्या है। चलिए फटाफट स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए, और क्यों आपने वो ऑर्डर निकाला वो भी बताइए। Have you all attempted? वो एक्सप्लेन कर सकता है इसको? Yes, sir. बताइए। So first is aromatic because of the plus charge. Second is anti-aromatic because of the plus charge. This is anti-aromatic. The second is aromatic because of the plus charge. फिर third is non-aromatic and fourth is anti-aromatic because of the plus charge. कितने लोग इससे एग्री करते हैं कंप्लीटली? कोई एग्री करता है? किसी दूसरे का कोई एक्सप्लेनेशन? एनीवन विद एनी अदर एक्सप्लेनेशन? एनीबॉडी? इसीलिए प्रॉब्लम होती है, आप लोग पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट नहीं करते हो, सारा मोरल डाउन हो जाता है हमारा। तो कैसे कोई टीचर पढ़ाएगा यार? आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, टीचर अपनी जान लगा दे और आप पार्टिसिपेट भी ना करें, कैसे हो पाएगा? फिर तो एक नॉर्मल सिनेरियो की तरफ पढ़ते चले जाएंगे, आप टेस्ट दोगे, हम पढ़ा देंगे, मार्क्स आए नहीं आए कोई लेना देना अपने को है नहीं, और फिर टाइम खत्म हो जाएगा, आप अपने रास्ते और हमारा अपना काम। ये एरोमेटिक है, बिल्कुल सही इसने बोला। इस वाले में ये नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन इसने एरोमेटिक। गलत बोल दिया। नॉन एरोमेटिक है, इसमें जब तक डीलोकलाइज पूरा नहीं होगा इसको ना तो एरोमेटिक बोल सकते हो ना एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर केवल रेजोनेंस हो रहा है, इतनी बात है बस। ये भी नॉन एरोमेटिक है विदाउट रेजोनेंस, और ये एंटी एरोमेटिक है। दैट इज व्हाई आंसर इज वेरी सिंपल, 1 greater than 2 greater than 3 greater than, ये लिख लेना। और एक छोटा सा क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पर CS3 होल थ्राइस C प्लस CS3O होल ट्वाइस CH प्लस और CS3OCH2 प्लस ये देता हूं, देन व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर? स्टेबिलिटी ऑर्डर अगेन। सर फोर्थ का एंटी एरोमेटिक है ना? हाँ एंटी एरोमेटिक, तभी तो लीस्ट स्टेबल है। इसको जब तुम ओपन करके लिखोगे तो तुम्हें 6th केस ऑफ रेजोनेंस रियलाइज होगा, और एक नहीं 3 जगह से 6th केस ऑफ रेजोनेंस रियलाइज होगा, इसीलिए आपका ये मोस्ट स्टेबल हो। इसको भी कॉपी कर लेना। 6th केस रेजोनेंस कितने? 2। 6th केस रेजोनेंस कितना? 1। कॉपी कर लो इसको। एंड आप बुकलेट अटेम्प्ट कर लेना। 3-4 और एप्लीकेशंस है, रिएक्शंस मेटल के साथ, रिएक्शंस लुइस एसिड के साथ, रिएक्शंस ये सब कराएंगे। रेजोनेंस एनर्जी का रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये सब कुछ एप्लीकेशंस है, वो कर लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक बता देना, उसके बाद सब फिनिश हो जाएगा। एंड हम फिर कुछ बुकलेट की प्रॉब्लम्स करेंगे जो स्पेशल हो, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस ऑफ द बुकलेट। Those who have copied, they can leave.